सिंधु नदी घाटी सभ्यता के पिछले पार्ट में हम लोगों ने जाना था सिंधु नदी घाटी सभ्यता का काल, उसका विस्तार एवं उसके प्रमुख नगरों के बारे में। यदि आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट भाग का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आज हम जानेंगे सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नगर निर्माण, उसके आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संघर्ष अंश में। सिंधु नदी घाटी सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे, जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन सभी नगर भवनों के बारे में विशेष बातें यह थी कि वे जाल की तरह फैले हुए थे, यानी उनकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। यह बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वे छोटी हों या बड़ी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। वहाँ के स्मारक इस बात के प्रमाण है कि वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारत देखकर सामान्य लोगों को भी यह लगेगा कि ये शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल विशाल सार्वजनिक स्नानागार है, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। इसकी लंबाई 11.88 मीटर तथा चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। दोनों सिरों पर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां लगी हुई हैं। बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है। इसी के पास के कमरे में एक बड़ा सा कुआं है, जिसका पानी निकालकर जलाशय में डाला जाता था। जलाशय के कोने में एक निकास द्वार है, जिससे पानी बहकर नाले में जाता था। ऐसा माना जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बनाया गया था, जो भारत में पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक रहा है। अनाज रखने की कोठरी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना है। यह कोठरी 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग में ऐसी 6 कोठरी मिलती हैं, जो ईंटों के चबूतरे पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। हर एक कोठरी 15.23 मीटर लंबा तथा 6.09 मीटर चौड़ा है और यह नदी के किनारे से करीब 1 मीटर की दूरी पर है। इन 12 इकाइयों का तल क्षेत्र लगभग 838.125 वर्ग मीटर है। यह उतना ही है जितना मोहनजोदड़ो के अनाज रखने की कोठरी का है। हड़प्पा के कमरे के दक्षिण में खुला फर्श है और इस पर 2 कतारों में ईंट के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। इससे प्रतीत होता है कि इन चबूतरों पर फसल में से दाने निकाले जाते थे। हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी मिलते हैं, जो शायद मजदूरों के रहने के लिए बने थे। कालीबंगा में भी नगर के दक्षिण भाग में ईंटों के चबूतरे बने हैं, जो शायद गोदामों के लिए बने होंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि गोदाम हड़प्पा संस्कृति के अभिन्न अंग थे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ईंट का इस्तेमाल एक विशेष बात है, क्योंकि इसी समय के मिस्र के भवनों में धूप में सूखी ईंट का ही प्रयोग हुआ था। समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता तो है, पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं जितना सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था, जहां इनके नीचे नालियां बनी थी। अक्सर ये नालियां ईंटों और पत्थरों की सिल्लियों से ढकी होती थी। सड़कों की इन नालियों में
छोटी छोटी टंकियां भी बनी होती थी। सड़कों और नालियों के अवशेष बनाली में भी मिले हैं। अब आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, किंतु व्यापार एवं पशुपालन भी प्रचलन में था। यहीं के निवासियों ने विश्व में सबसे पहले कपास की खेती करना शुरू किए, जिसे यूनान के लोग इन्हें सिंडन कहने लगे। यहाँ के लोग आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे। इसके अलावा कपड़ा और जौहरी का भी काम करते थे, जिसे विदेशों में निर्यात किया जाता था। आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। ईसा पूर्व 4वीं सदी में सिकंदर के एक इतिहासकार ने कहा था कि सिंध इस देश की उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता है। पूर्व काल में प्राकृतिक वनस्पति बहुत थी, जिसके कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती थी। यहाँ के वनों से ईंटें पकाने और इमारत बनाने की लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई जाती थी, जिसके कारण धीरे धीरे वनों का विस्तार सिमटता गया। सिंधु की उर्वरता का एक कारण सिंधु नदी से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ भी थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी पक्की ईंटों की दीवार बनाई गई थी। बाढ़ हर साल आती थी। यहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा की प्राक हड़प्पा सभ्यता के जो हल रेखा मिले हैं, उनसे आभास होता है कि राजस्थान में इस काल में हल जोते जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। वे 2 किस्म की गेहूं पैदा करते थे। बनावली में मिला जौ उन्नत किस्म का है। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। सबसे पहले कपास भी यहीं पैदा की गई। इसी के नाम पर यूनान के लोग इसे सिंडन कहते थे। हड़प्पा एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। उस सभ्यता के लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे। हड़प्पाई लोगों को हाथी और गैंडे का ज्ञान नहीं था। इन लोगों को घोड़े और लोहे की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा के लोग तांबा राजस्थान तथा बलूचिस्तान से प्राप्त करते थे और सोना कर्नाटक तथा अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत कुशल थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। वहाँ के लोगों के जौहरी का काम उन्नत अवस्था में था। मनके और ताबीज बनाने का कार्य भी लोकप्रिय था। अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिली, अतः सिद्ध होता है कि इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु शक्ल आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी मुहरें, एक रूप लिपि और मानकृत माप तौल के प्रमाण मिले हैं। वे पहिए से परिचित थे और संभवतः आजकल के इक्के जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे। वे अफगानिस्तान और ईरान से व्यापार करते थे। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्यिक उपनिवेश स्थापित किया, जिससे उन्हें व्यापार में सहूलियत होती थी। बहुत सी हड़प्पाई मुहरें मेसोपोटामिया में मिली हैं, जिससे लगता है कि मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। साथ ही 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है। हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया है। विद्वानों के मत में यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकटतम संबंध पौधा के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। लेकिन प्राचीन मिस्र की तरह यहाँ का समाज भी मातृ प्रधान था कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। कुछ वैदिक सूत्रों से पृथ्वी माता की स्तुति है। धोलावीरा के दुर्ग में एक कुआं मिला है। इसमें नीचे की तरफ जाती सीढ़ियां हैं और उसमें एक खिड़की थी जहां दीपक जलाने के सबूत मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में
एक मुहर पाया गया है जिसमें एक योगी का चित्र है, जिसमें एक 3 या 4 मुख वाला योगी का चित्र है। कई विद्वान मानते हैं कि यह योगी शिव है। मेवाड़ जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा में था, वहां आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार एक लिंगनाथ जी की पूजा होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने शवों को जलाया करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों की आबादी करीब 50,000 थी, पर फिर भी वहां से केवल 100 के आसपास ही कब्रें मिली हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि वे लोग शवों को जलाते थे। लोथल, कालीबंगा आदि जगहों पर हवन कुंड मिले हैं, जो कि उनके वैदिक होने का प्रमाण है। यहाँ स्वास्तिक के चित्र भी मिले हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म द्रविड़ों का मूल धर्म था और शिव द्रविड़ों के देवता थे, जिन्हें आर्यों ने अपना लिया। कुछ जैन और बौद्ध विद्वान यह भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जैन या बौद्ध धर्म के थे, पर मुख्य धारा के इतिहासकारों ने यह बात नकार दी और इसके अधिक प्रमाण भी नहीं है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में पुरातात्विकविदों को कई मंदिरों के अवशेष मिले हैं, पर सिंधु घाटी में आज तक कोई मंदिर नहीं मिला। मार्शल आदि कई इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग अपने घरों में, खेतों में या नदी के किनारे पूजा किया करते थे। अभी केवल विशाल स्नानाघर ही एक ऐसा स्मारक है जिसे पूजा स्थल माना गया है। जैसे आज हिंदू गंगा में नहाने जाते हैं, वैसे ही सैंधव लोग यहाँ नहाकर पवित्र हुआ करते थे। उस युग के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार तथा उपकरण प्रयोग करते थे, पर वे कांसे के निर्माण से भली भांति परिचित थे। तांबे तथा टीन मिलाकर धातु शिल्पी कांस्य का निर्माण करते थे। हालांकि यहाँ दोनों में से कोई भी खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था। सूती कपड़े भी बुने जाते थे, लोग नाव भी बनाते थे। वहाँ के लोगों का मुद्रा तथा मूर्ति के निर्माण के साथ साथ बर्तन बनाने की कला भी प्रमुख शिल्प कला थी। प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह यहाँ के लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया था। हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आई, परंतु अब तक पढ़ी नहीं जा सकी। लिपि का ज्ञान हो जाने के कारण निजी संपत्ति का लेखा जोखा आसान हो गया। व्यापार के लिए उन्हें माप तौल की आवश्यकता हुई और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। बटखरे की तरह की कई वस्तुएं मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों जैसे 16, 32, 48, 64, 160, 320, 640 या 1280 इत्यादि का उपयोग होता था। दिलचस्प बात यह थी कि आधुनिक काल तक भारत में 1 रुपया 16 आने का होता था। 1 किलो में 4 पाव होते थे और हर पाव में 4 कनवा, यानी 1 किलो में कुल 16 कनवा होते थे। सिंधु नदी घाटी सभ्यता मुख्यतः 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रही। इस समय मकानों में पुरानी ईंटों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। इसके विनाश के कारणों पर विद्वान सहमत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के विलुप्त होने के पीछे विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, जैसे आक्रमण, जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिक असंतुलन, बाढ़ तथा भूतात्विक परिवर्तन, महामारी तथा आर्थिक कारण आदि हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ, जो अलग अलग समय में या एक साथ होने की संभावना है। मोहनजोदड़ो में नगर और जल निकास की व्यवस्था से महामारी की संभावना कम लगती है। भीषण अग्निकांड के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के एक कमरे से 14 नर कंकाल मिले हैं, जो आक्रमण, आगजनी या महामारी के संकेत हैं। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार इस सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से हुआ। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे किनारे विकसित हुई, इसलिए बाढ़ आना स्वाभाविक था। अतः यह तर्क सर्वमान्य है, परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि
केवल बाढ़ के कारण इतनी विशाल सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए बाढ़ के अलावा भिन्न भिन्न कारणों का समर्थन भिन्न भिन्न विद्वान करते हैं, जैसे आग लग जाना, महामारी, बाहरी आक्रमण इत्यादि इत्यादि। हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या करते हुए मार्टिमर व्हीलर ने आर्य आक्रमण की अवधारणा दी है, किंतु आरंभ से ही इस विचार का खंडन किया जाने लगा था। अपने मत के पक्ष में व्हीलर महोदय ने कुछ पुरातात्विक तथा साहित्यिक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने मोहनजोदड़ो से 26 ऐसे नरकंकालों का साक्ष्य प्रस्तुत किया जिनके सर पर नुकीले अस्त्र के घाव के निशान थे, लेकिन उसके लिए भी साहित्यिक साक्ष्य संदिग्ध। उदाहरण के लिए महज 26 कंकालों के आधार पर आर्य आक्रमण की अवधारणा तार्किक नहीं लगती है। विशेषकर इसलिए भी मोहनजोदड़ो नामक स्थल के पतन तथा वैदिक आर्यों के आगमन के बीच लगभग 300 से 400 वर्षों का अंतर है। फिर भी नवीन शोध के आधार पर इन बातों की पुष्टि हो चुकी है कि कब्रागाह नरकंकाल इस स्थल के पतन के बाद के काल के हैं। अतः जहां तक ऋग्वेद के उद्धरण का सवाल है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह किसी एक काल की कृति नहीं है, इसे बहुत बाद में लिखित रूप में दिया गया था। यही वजह है कि इन सब बातों से हम सहमत नहीं हो सकते हैं। इसी के साथ सिंधु नदी घाटी सभ्यता का इतिहास समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।